वेलकम टू एग्जाम टाइम दोस्तों। जैसा कि आपको हमने बताया था कि हम यहाँ पर एमपीपीएससी मुख्य परीक्षा में पिछले 5 वर्षों में जो क्वेश्चन आए हैं उनको डिस्कस कर रहे हैं। 2014 से लेकर 2019 तक कैसे कैसे क्वेश्चन आए हैं वो हम यहाँ पर देखेंगे। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है पेपर नंबर 2 की यूनिट नंबर 3, जिसमें आपका जो टॉपिक है वो है मानव संसाधन विकास, शिक्षा एवं कार्यक्रम। आप सिलेबस को जब ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि शिक्षा और कार्यक्रम इन दोनों पर विशेष तौर पर फोकस किया गया है, क्योंकि मानव संसाधन विकास केवल एक लाइन में वहाँ पर लिख दिया गया है। वो शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, उसके बाद में आप देखोगे चिकित्सीय और तकनीकी शिक्षा, इन पे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर जोर दिया गया है। तो इनके बारे में आपको पूरा अच्छे से यहाँ पर पढ़ना है। और जितनी भी शिक्षा से संबंधित जितनी भी संस्थाएं हैं, यूजीसी हो और भी जो अन्य जो संस्थाएं हैं, उनके बारे में भी आपको यहाँ पर पढ़ना है। और जो प्रशिक्षण संस्थाएं हैं उनके बारे में भी आपको पढ़ना है। अब कार्यक्रम की बात करते हैं तो इसमें जो कार्यक्रम है विशेष तौर पे फोकस किया गया है निःशक्तजन, वृद्धजन, महिला, बच्चों के संबंधित कार्यक्रम। तो वो आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा। इससे संबंधित यदि मध्य प्रदेश सरकार या फिर भारत सरकार में अगर योजनाएं आती हैं तो उनको भी आपको कंप्लीट यहाँ पर करना पड़ेगा। तो ये जो पूरा पेपर है, पेपर नंबर 2, ये पूरा करंट बेस है पूरा पेपर, यानी कि आपको उत्तर लिखते समय आपको करंट पॉइंट को लिखना ही पड़ेगा। तो अब बात करते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन आए हैं। तो इससे आपको यहाँ पर समझ में आ जाएगा। इन क्वेश्चनों को आप नोट कर सकते हो। यदि आपको पीडीएफ डाउनलोड करना है तो आप इंस्टा मोजो की लिंक से वहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं, बाकी आप यहाँ से भी नोट कर सकते हैं। अब बात करते हैं 3 मार्क या 10 शब्दों में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं अब तक। देखिए, अब आपका पूछा गया था 2014 और 17 में। देखिए, आपने अभी तक हमने पेपर नंबर 1 और 2 में अभी तक आपने देखा होगा कि बहुत ही कम ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो रिपीट होते हैं, बहुत ही कम ऐसे क्वेश्चन होते हैं। देखिए, 2014 और 17 2 बार ये पूछा गया था यूजीसी क्या है, तो इसके बारे में आपको 3 लाइन में बताना था। अब बात करते हैं वृद्धाश्रम के बारे में पूछा गया था 2014 में। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 312 में क्या प्रावधान किया गया है, तो ये 2014 में पूछा गया था। हम केवल यहाँ पर क्वेश्चनों की चर्चा कर रहे हैं और इनसे संबंधित जो इन क्वेश्चनों का जो सॉल्यूशन है वो भी हम यहाँ पर जल्दी लेकर आएंगे, तो वो हम आपको यूट्यूब पे बता देंगे, तो आप यूट्यूब के साथ बने रहिए। नेक्स्ट हम देखते हैं कि शिक्षा को परिभाषित कीजिए। ये सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया था 2015 में कि शिक्षा क्या होती है, इसकी पूरी परिभाषा आपको यहाँ पर लिखना था। अगर किसी भी क्वेश्चन में यदि परिभाषा पूछी जाती है तो परिभाषा लिखना है, और अगर केवल यहाँ पर केवल पूछा जाता कि शिक्षा क्या है तो आप 3 लाइन में बता भी सकते थे, और करंट में जो योजना चल रही वो भी आप बता सकते थे, और नई शिक्षा नीति के बारे में भी 1 लाइन आप लिख सकते थे। ठीक है, तो ये होता है कि क्या पूछा गया है उसके अनुरूप यहाँ पे आंसर करना। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि व्यावसायिक शिक्षा से आप क्या समझते हैं, तो ये यहाँ पर 2015 में पूछा गया था, और इसी प्रकार का जो क्वेश्चन है वो अब आपसे 2020 वाले क्वेश्चन पेपर में पूछा जा सकता है। अब उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि जो नई सरकार है उन्होंने नई शिक्षा नीति जारी की है, तो उन्होंने यहाँ पर व्यावसायिक शिक्षा को काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर बढ़ावा दिया है। तो व्यावसायिक शिक्षा को आपको विशेष तौर पे अच्छे से यहाँ पर तैयार करके रखना है, इससे डेफिनेटली आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। उसके बाद में बात करते हैं निःशक्तजन कौन है, 2015 में पूछा गया था। और AICTE क्या होती है, 2015 में पूछा गया था। नेक्स्ट है कि वृद्धा अवस्था पेंशन से आप क्या समझते हैं, 2015 में ये क्वेश्चन आया था। तो क्वेश्चन हम यहाँ पर क्वेश्चनों की चर्चा कर रहे हैं, आपको समझ में आ जाएगा किस प्रकार का आपका सिलेबस है और किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं। नेक्स्ट है कि भारत में नागरिक सेवाओं के लिए शीर्षस्थ प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है तथा उसका नाम क्या है, 2015 में पूछा गया था। नेक्स्ट है कि एक पति अपनी पत्नी के प्रति वैवाहिक दायित्व बोध नहीं रखता है, क्या यहाँ घरेलू हिंसा में सम्मिलित होता है, तो ये होता है या नहीं होता है। तो पहले तो आपको ये आंसर करना था कि होता है या नहीं होता है। अगर नहीं होता है तो वहाँ पे बात खत्म हो जाती है। अगर होता है तो फिर आपको बताना है कि घरेलू हिंसा के लिए कौन सा अधिनियम आया था, तो 2005 में ये अधिनियम आया था घरेलू हिंसा। ठीक है, घरेलू हिंसा के प्रति जो अधिकार अधिनियम है महिलाओं का, वो 2005 में आया था। ये आपको वहाँ पे लिख देना था। नेक्स्ट है कि सरकारी प्रशासन में चूक का नियम प्रणाली क्या है, 2016 में क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट है कि समाज में कानून द्वारा कैसे परिवर्तन लाया जा सकता है। ठीक है, अगर हम विशेष तौर पे यदि बात करें तो ये समाज वाला जो क्वेश्चन है, ये आपका जो अभी नया जो टॉपिक ऐड हुआ है समाजशास्त्र, तो उसमें इस प्रकार का रिलेट करके क्वेश्चन आ सकता है। या फिर ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारतीय समाज में महिलाओं, जैसे कि भारतीय संविधान में महिलाओं के अधिकारों के लिए, फिर उनके जैसे कि कोई भी कार्य करने के लिए कौन कौन से प्रावधान किए गए हैं, यानी कि महिलाओं के लिए कौन कौन से प्रावधान किए गए हैं। ठीक है, तो समाज में बढ़ावा देने के लिए, तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन आ सकता है। बाकी ये क्वेश्चन आपका समाजशास्त्र में भी ऐड हो सकता है, और पहले क्या था, समाजशास्त्र ऐड नहीं था 2020 के पहले वाले सिलेबस में, तो ये यहाँ पे एक टॉपिक फिर भी यहाँ पर ऐड था
कि समाज क्या है और समाज की विशेषता है। इस प्रकार का यहाँ पर एक टॉपिक 8 था, तो उससे संबंधित ही क्वेश्चन था। बाकी अब ये आपका यूनिट नंबर 4 में आ जाएगा, जो जहाँ पे आपका समाजशास्त्र 8 है। नेक्स्ट ये कोपेनहेगन सम्मेलन किससे संबंधित है, 2017 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट ये वृद्धजनों से संबंधित कल्याणकारी कार्यक्रम कौन कौन से हैं, तो 2 से 4 कार्यक्रम का आपके यहाँ पर नाम लिख देना था। ठीक है, कार्यक्रम मतलब सीधे से यहाँ पर योजनाएं, कुछ आप मध्य प्रदेश की भी बता सकते थे, कुछ यहाँ पे भारत की भी बता सकते थे। नेक्स्ट है शिक्षा का अधिकार अधिनियम क्या है, 2017 में पूछा गया था। नेक्स्ट है कि गुणात्मक उच्चतर शिक्षा का स्तर बनाए रखने में यूजीसी की भूमिका बताइए। ठीक है, 2017 में पूछा गया था। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 322A में क्या प्रावधान है, 2017 में पूछा गया था। अखिल भारतीय सेवा श्रेणियाँ कितनी हैं, इनके नाम लिखिए, 2017 में ये पूछा गया था इस प्रकार का क्वेश्चन। उसके बाद में बात करते हैं कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के कोई 2 दायित्व लिखिए, 2017 में पूछा गया था। नेक्स्ट है कि एक समान प्राथमिक शिक्षा क्या है, 2018 में पूछा गया था। नेक्स्ट है कि कौशल विकास कार्यक्रम क्या है, 2018 का क्वेश्चन है। पुनः स्थापन और पुनर्वास नीति 2007 को समझाइए, 2018 का क्वेश्चन है। श्रम विभाजन क्या है, ये आपको पूछा गया था 2018 में। उसके बाद में यहाँ पर वृद्धा अवस्था से क्या तात्पर्य है, देखिए वृद्धा आश्रम 2014 में पूछा गया था, यहाँ पे पूछा गया है वृद्धा अवस्था क्या होती है, क्या होती है वृद्धा अवस्था। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना था कि वृद्धा अवस्था किसे कहा जाता है, कौन सी एक निश्चित उम्र रहती है कि उसके बाद में व्यक्ति को वृद्ध कहा जाता है। और निर्भया कोष क्या है 2018 में, क्योंकि 2018 के टाइम पे यहाँ पे जो निर्भया कांड है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर चर्चित था, तो इस प्रकार से यहाँ पर ये क्वेश्चन आ गया था। तो आपको करंट की घटनाओं को बिल्कुल यहाँ पर संज्ञान में रखना है। देखिए शिक्षा से संबंधित यदि कोई सी घटना है, उसके बाद में महिला, बच्चों, निःशक्तजन, वृद्धजन से संबंधित यदि कोई सी घटना है या कोई सा योजना है या कार्यक्रम है, तो उस पर आपको पकड़ बना के रखना है। उसके बाद में आपको जो स्वास्थ्य या हेल्थ वाला जो पोर्शन है, अभी जब हम नेक्स्ट वाला वीडियो देखेंगे, तो हेल्थ से संबंधित यदि कोई सा भी करंट में न्यूज आती है, कुछ भी खबर आती है, उसके बारे में आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, कुछ भी उनके बारे में पूछा जा सकता है। उसके बाद में बाल दुर्व्यवहार से आप क्या समझते हैं, 2019 का क्वेश्चन है। देखिए 2019 में इस प्रकार के इतने क्वेश्चन पूछे गए थे। महिलाओं के विरुद्ध घरेलू हिंसा को कैसे परिभाषित किया जाता है, अब देखोगे यहाँ पर जो महिलाओं के लिए जो घरेलू हिंसा अधिनियम है, ये 2005 वाला। ठीक है, ये पहले क्या थे, यहाँ पे कुल जो 11 एक्ट थे वो यहाँ पर 8 थे, जैसे कि भ्रष्टाचार अधिनियम, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, उसके बाद में महिलाओं के विरुद्ध जैसे कि ये घरेलू हिंसा अधिनियम, सिविल अधिकार अधिनियम, मानव संसाधन नहीं, सॉरी दोस्तों, मानव अधिकार अधिनियम। उसके बाद में ST/SC एक्ट भी यहाँ पर शामिल था। तो कुछ इस प्रकार के आपके 11 एक्ट थे, तो उन 11 एक्ट से यहाँ पर क्वेश्चन आते थे। अब देखोगे आप यहाँ पर घरेलू हिंसा वाला यहाँ पर हटा दिया गया है। बाकी यहाँ पर एक चीज़ जुड़ी हुई है अभी भी, कि महिलाओं से संबंधित महत्वपूर्ण कार्यक्रम, तो उसमें ही आपका ये घरेलू हिंसा वाला एक्ट भी ऑटोमेटिक आ जाता है। तो पूरा एक्ट नहीं पढ़ना है आपको, उस एक्ट में क्या प्रावधान है, तो 5 से 6 प्रावधान आपको लिख के रख लेना है, उससे क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट है कि कर्मचारी भविष्य निधि क्या है, 2019 में पूछा गया था। और नेक्स्ट है कि सार्वभौमिक प्रारंभिक शिक्षा योजना क्या है, ये 2019 में पूछा गया था। अब बात करते हैं कि 5 मार्क या फिर जो पहले 6 मार्क में आते थे, तो आपसे कैसे कैसे क्वेश्चन अब पूछे जा सकते हैं। पूरे 5 वर्षों के हम यहाँ पर क्वेश्चन देख रहे हैं। अब आपको 50 शब्द यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा 6 या 7 या 8 लाइन में आपको आंसर करना रहेगा। तो देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन अभी तक आए हैं। तो भारत में तकनीकी शिक्षा क्या है, ये पूछा गया था 2014 में। नेक्स्ट है कि भारत में मानव संसाधन विकास समझाइए, 2014 में पूछा गया था। संघ लोक सेवा आयोग की भूमिका लिखिए, 2014 में पूछा गया। मध्य प्रदेश में प्रशिक्षण संस्थाएं, 2014 में पूछा गया था। सर्व प्राथमिक शिक्षा क्या है, देखिए इसी प्रकार के आपके 50 शब्द में बस ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, जिनका आंसर 50 शब्दों में देना पॉसिबल है, इसी प्रकार के आपके यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लड़कियों के बीच में ही शिक्षा छोड़ देने की दर अधिक क्यों है, तो इसके आपको यहाँ पर कारण लिखना था, 2015 में पूछा गया था। महिलाओं में रोजगार की प्रवृत्तियाँ कौन कौन सी है, कौन कौन से रोजगार में अभी जो महिला हैं वो जाती हैं, कौन कौन से रोजगार अच्छे लगते हैं उन्हें, और अभी चलन में कौन सी चीज़ें हैं। ठीक है, प्रवृत्तियाँ यानी कि अभी जो चलन में है वो कौन कौन सी चीज़ें हैं, कौन कौन सी अभी जो देखोगे आप जो रोजगार संबंधित उन योजनाएं हैं, और उसमें भी काफ़ी यहाँ पर बढ़ावा दिया जाता है। और अभी जो सबसे ज़्यादा जो महिलाएं हैं उनकी जो कौन कौन से रोजगार में अभी प्रवृत्तियाँ बढ़ी है, वो आपको यहाँ पर बताना था। नेक्स्ट बात करते हैं मुक्त विश्वविद्यालयों की अवधारणा क्या है, ये पूछा गया था 2015 में। ठीक है, जो ओपन यूनिवर्सिटी रहती है उसके बारे में पूछा गया था। वृद्ध व्यक्तियों की मुख्य समस्या क्या है, मुख्य समस्या पूछा है तो सिंपल सा आपको यहाँ पर ये
सिंपल सा बता देना है कि वृद्ध व्यक्ति कौन होता है। उसके बाद में आपको यहाँ पर उनकी 7 से 8 मुख्य समस्याएं आपको बता देना है, कौन कौन सी समस्याएं आती हैं। नेक्स्ट है विस्थापित व्यक्तियों की मुख्य समस्याएं क्या हैं, 2015 का है क्वेश्चन। मध्य प्रदेश में समकालीन स्थितियों में अनुसूचित जनजाति में हुए सामाजिक बदलाव के बारे में लिखिए। ठीक है, तो ये वाला जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये बिल्कुल आपका जो समाजशास्त्र से बिल्कुल ऐड कर रहा है ये क्वेश्चन, क्योंकि वहाँ पे आप देखोगे कि मध्य प्रदेश की जनजाति और रीति रिवाज भी वहाँ पर दिए गए हैं। तो ये आपका क्वेश्चन समाजशास्त्र में जो ऐड है उसमें पूछा जा सकता है इस प्रकार का क्वेश्चन। बाकी वहाँ पर वर्ण व्यवस्था, आश्रम और सामाजिक समरसता, इस प्रकार के क्वेश्चन तो पूछेंगे ही। बाकी इस प्रकार के क्वेश्चन को भी आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। अनुसूचित जाति जनजाति की विभिन्न मापदंडों में तुलनात्मक स्थिति मध्य प्रदेश के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए, 2016 में पूछा गया था। भारत में नागरिक समाज की स्थिति का विश्लेषण कीजिए, ये पूछा गया था 2016 में। तो ये भी आपका समाजशास्त्र से ऐड कर रहा है। उसके बाद में यहाँ पर भारत के उत्तर पूर्व के राज्यों की समस्या और उनके सुरक्षा मुद्दों पर संक्षेप में प्रकाश डालिए, 2016 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कि भारत में प्रशासनिक व्यवस्था में विभाजन प्रणाली के महत्व तथा चलन का वर्णन कीजिए, 2016 में पूछा गया था। ठीक है, तो इस प्रकार के जो बड़े बड़े जो क्वेश्चन है देखे, जैसे कि आपने ये 2 क्वेश्चन देखे होंगे, तो ये आपके 11 मार्क के लायक है, 11 मार्क में पूछे जा सकते हैं। मध्य प्रदेश में लोक सेवा आयोग की प्रत्याभूत उपलब्धता की समकालीन स्थितियों में समीक्षा कीजिए, 2016 का क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश में संचालित महिला एवं बाल कल्याण संबंधी परियोजनाओं का संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो महिला और बच्चों से संबंधित आपको यहाँ पर योजनाएं बताना था। भारतीय समाज में भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुरूप परिवर्तन आए हैं या नहीं, कारण देते हुए उत्तर लिखिए। अगर आए हैं तो भी आपको बताना है, नहीं आए हैं तो भी आपको बताना है। ठीक है, इसी प्रकार का आपका जो केस स्टडी रहती है एथिक्स के पेपर में, उसमें भी आपको यही 2 विकल्प आपको मिलते हैं कि आप ये कार्य करोगे या नहीं करोगे। यदि करते हो तो उसका कारण देना है, नहीं करते हो तो उसका कारण देना है। ठीक है, तो केस स्टडी के बारे में भी हम यहाँ पर जल्दी वीडियो लेकर आएंगे, तो आपको बता देंगे केस स्टडी कैसे सोल्व की जाती है। उसके बाद में बालिकाओं की शिक्षा में सबसे बड़ा अवरोध महिला विवाह अधिनियम 2006 है, तो व्याख्या कीजिए, 2017 का ये क्वेश्चन है। महिलाओं का परिवार में शोषण रोकने के लिए कौन कौन से अधिनियम है, कौन कौन से अधिनियम है, यहाँ पर कुछ आप जो आपका जो अधिनियम है वो आप यहाँ पर बता सकते हो। संविधान में क्या प्रावधान है वो भी आप यहाँ पर बता सकते हो। उसके बाद में प्रशासन में पारदर्शिता वाला भी यहाँ पर ऐड है, वो यही चीज़ें आपको एथिक्स में पढ़ना है। उसके बाद में भारत में व्यावसायिक शिक्षा की क्या आवश्यकता है, स्पष्ट कीजिए, 2018 में पूछा गया था। भारत में मानव संसाधन की संरचना की विवेचना कीजिए, 2018 का क्वेश्चन है। मानव विकास सूचकांक के प्रमुख संकेतक कौन कौन से हैं, विस्तृत चर्चा कीजिए, यह 2018 में पूछा गया था। वृद्धावस्था के भारतीय परिदृश्य पर प्रकाश डालिए, तो भारत में किस प्रकार के यहाँ पर जो वृद्ध व्यक्ति है किन्हें माना जाता है वो आपको यहाँ पर बताना था। विस्थापन विकास का परिणाम है, स्पष्ट कीजिए। आपने देखा होगा पहले भी हमने ऊपर वाला जो क्वेश्चन देखा है, तो जब जब वृद्धा अवस्था से संबंधित क्वेश्चन आया है तब विस्थापन से संबंधित भी क्वेश्चन आया है। ठीक है, तो ये एक कोई लॉजिक नहीं होता है। बाकी इस प्रकार से आप देखोगे कि क्वेश्चन वही आ रहे हैं, थोड़ी सी प्रवृत्ति यहाँ पर बदलती आ रही है। अब सामाजिक रूप से वंचित वर्ग किसे कहेंगे, यानी सिंपल सा वो पूछ रहे हैं कि वंचित वर्ग कौन होते हैं। उसके बाद में समाज में इनका जन्म क्यों होता है, कैसे होता है, यानी कि क्या कारण है कि जो लोग हैं वो वंचित रह जाते हैं कि कई योजनाओं से। ठीक है, ये आपको बताना था, 2018 में पूछा गया था। मध्य प्रदेश की साझा चूल्हा योजना क्या है, इसके प्रभाव का वर्णन कीजिए, क्या इसका प्रभाव रहा है, ये आपको बताना था, 2018 में पूछा गया था। भारत में विसल ब्लोअर कानून की समीक्षा कीजिए, यही आपको एथिक्स में भी पढ़ना है, विसल ब्लोअर कौन होता है। ठीक है, जो भी भ्रष्टाचार संबंधी जो भी न्यूज़ देता है या फिर गुप्त तरीके से जो कार्यालय में आके बताता है उनसे विसल ब्लोअर कहा जाता है। वो इससे संबंधित एक कानून भी बनाया गया है इनके संरक्षण के लिए। ठीक है, तो इनकी जो पहचान है पूरी गुप्त रखी जाती है। तो ये भ्रष्टाचार से संबंधित जो भी व्यक्ति सूचना देता है उसे विसल ब्लोअर कहा जाता है। मध्य प्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान गारंटी अधिनियम 2010 में आया था, उसके कुछ आपको प्रावधान लिखना है। तो जितने भी आपको छोटे छोटे एक्ट दिखाई दे उनमें हमेशा आप देखोगे उसमें केवल आपको प्रावधान है वो आपको तैयार करना रहता है, प्रावधान ही पूछे जाते हैं हर बार। अब देखिए 2019 में इतने क्वेश्चन आए थे कि शिक्षा किस प्रकार एक मानव संसाधन विकास का यंत्र है। जैसे कि हमने जब आपको पिछला एक वीडियो बनाया था उसमें आपको ये भी बताया था हमने कि जैसे कि कुपोषण वाला जब नोट्स हम बता रहे थे तब बताया था कि मानव संसाधन क्या होता है। ठीक है, किसी व्यक्ति को आप शिक्षा दे दोगे तो शिक्षा देने के बाद वो क्या करेगा, वो डॉक्टर बन जाएगा, इंजीनियर बन जाएगा, कुछ भी वो बन जाता है, यानी कि समाज के लिए वो कार्य करता है। तो वो क्या है, जो सरकारें हैं उनके लिए एक मानव संसाधन के रूप में वो कार्य करता है। ठीक है, तो वही होता है मानव संसाधन, यानी कि उसे क्या करना है, आपको शिक्षा देना है, प्रशिक्षण करना है, फिर वो मानव संसाधन बन जाता है, यानी कि समाज में हेल्प करता है या फिर समाज का भला करता है।
उसके बाद में यहाँ पर उच्च शिक्षा की गुणवत्ता सुधार के लिए क्या उपाय सुझाए जा सकते हैं, 2019 में पूछा गया था। भारत में कामकाजी महिलाओं की समस्या इंगित कीजिए, क्या क्या समस्या आती है कामकाजी महिलाओं को, ये 2019 में पूछा गया था। और नेक्स्ट हम बात करते हैं कि विकास परियोजना में विस्थापित लोग किस प्रकार प्रभावित होते हैं। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं जो 11 मार्क में आपसे कैसे कैसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो अब आपसे 200 मार्क में यहाँ पर पूछे जाएंगे। तो पुराने क्वेश्चनों से हम यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे कि भारत में मानव संसाधन विकास पर एक निबंध लिखिए, 2014 में ही पूछा गया था। भारत में वृद्धावस्था हेतु कल्याणकारी कार्यक्रम का उल्लेख कीजिए, 2015 में पूछा गया था। शिक्षा किस तरह से मानव संसाधन विकास में सहायक है, विवेचना कीजिए, 2015 का ये क्वेश्चन है। उसके बाद में बात करते हैं कि NCERT तथा UGC क्या है, मानव संसाधन विकास में इनकी भूमिकाओं की विवेचना कीजिए, 2015 का क्वेश्चन है। भारतीय प्रशासनिक सेवा की प्रमुख विशेषताएं लिखिए, ये 2015 का क्वेश्चन है। भारत में महिलाओं की सुरक्षा हेतु किए गए संवैधानिक प्रयासों का उल्लेख कीजिए, 2016 का ये क्वेश्चन है। संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख कीजिए तथा आयोग के सदस्यों की स्वतंत्रता की सुरक्षा हेतु कौन कौन से संवैधानिक प्रावधान है। ठीक है, तो ये सर्वाधिक नहीं है, संवैधानिक ही आपको कर लेना है, 2015 में पूछा गया था। 2016 में कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। राज्य में उच्च स्तरीय लोक सेवाओं के प्रशिक्षण प्रणाली का विवेचन कीजिए तथा इस क्षेत्र में सुधार के लिए संक्षिप्त सुझाव दीजिए, 2017 में पूछा गया था। भारत में मुक्त विश्वविद्यालयों का उच्च शिक्षा के विस्तार में क्या योगदान रहा है, विस्तार से बताइए, 2015 का क्वेश्चन है। भिन्न रूप से सक्षम व्यक्ति कौन होते हैं, भारत सरकार द्वारा कौन सी विभिन्न योजनाओं तथा कार्यक्रम भिन्न रूप से सक्षम व्यक्तियों के लिए उपबंध करते हैं या फिर उपलब्ध है, 2019 में पूछा गया था। और एक ये क्वेश्चन पूछा गया था आपसे कि मानव संसाधन विकास क्या होता है, मानव संसाधन विकास के लक्ष्य किस प्रकार सामाजिक व्यवस्था के विकास का नेतृत्व करेंगे और मानव संसाधन विकास की विशेषताएं लिखिए, 2019 में पूछा गया था। तो दोस्तों यहाँ पर आपको एक और विशेष बात बताना चाहेंगे, यदि आप 2014 से लेकर तो 2019 तक के क्वेश्चन पेपर को यदि हमने ये क्वेश्चन आपको बताएं इन्हें आप सोल्व कर लेते हो तो ही आपके यहाँ पर 75% तैयारी हो जाती है। ठीक है, तो इनसे ही रिलेट करके कुछ कुछ क्वेश्चन आते हैं और जब आप इन क्वेश्चनों को जब सोल्व कर लोगे तो आपकी आंसर राइटिंग तो वैसे ही यहाँ पर हो जाना है। तो दोस्तों अब बात करते हैं, देखिए जैसे कि हमने यहाँ पर समाजशास्त्र वाला जोड़ा है क्योंकि आपको पता है ये नया टॉपिक ऐड हुआ है और इसमें हमने बता ही दिया, जैसे कि एक समाज का उदाहरण दीजिए, ये 3 मार्क में 2016 में पूछा गया था। एक ये पूछा गया था सामाजिक विधान भारतीय समाज में हो रहे बदलाव के लिए उत्तरदायी है, स्पष्ट कीजिए। ये आपका जो दीर्घ उत्तरी वाला जो प्रश्न है जो आपको 200 शब्दों में जिसका आंसर करना है, 2016 में ही पूछा गया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बिल्कुल पूछा जा सकता है क्योंकि ये समाजशास्त्र से ही संबंधित है कि जो सामाजिक विधान है यानी कि अभी तक जो जितने भी एक्ट बने हैं समाज में, क्या भारतीय समाज में हो रहे बदलाव के लिए उत्तरदायी हैं। उसके बाद में अब बात करेंगे हम यहाँ पर जो हमारी लास्ट वाली यूनिट है पेपर नंबर 2 के यूनिट नंबर 5 जिसमें हमारा स्वास्थ्य कार्यक्रम और WHO से संबंधित है। और देखिए जैसे कि हमने यहाँ पर नोट करके लिखा कि यहाँ टॉपिक कुछ पेपर 3 में भी ऐड है, यानी कि आप जो हेल्थ वाला जो पोर्शन है वो पूरा यहीं पे कंप्लीट कर लोगे तो वो आपका पेपर नंबर 3 में भी आपको काम में आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए आपका सिलेबस कुछ इस प्रकार से डिजाइन किया गया है कि कुछ कुछ टॉपिक आपको जैसे कि पेपर नंबर 1 का टॉपिक आपको पेपर नंबर 2 में भी मिलेगा और पेपर नंबर 2 का जो टॉपिक है वो आपको पेपर नंबर 3 में भी मिलेगा। तो ये तीनों पेपर लगभग कहा जाए तो 20 से 25% एक मतलब कि ऐसा है कि एक दूसरे से लिंक करता है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि स्वास्थ्य से संबंधित कैसे कैसे क्वेश्चन आए हैं। और बाकी आप कुछ महत्वपूर्ण जो PDF है आपको अच्छा लगे तो आप डाउनलोड कर सकते हो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इंस्टा मोजो की लिंक है। और बाकी आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए, जो भी हमारे कुछ भी इंपॉर्टेंट नोट्स आते हैं वो उसकी पूरी जो जानकारी है वो हम यहीं पर आपको देंगे। और आप हमारे टेलीग्राम, फेसबुक और व्हाट्सअप ग्रुप से जुड़ सकते हो, वो भी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक है। और कुछ भी आपको अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट में यहाँ पर बता सकते हो।